जो पंचायत समिति में प्रधान के रूप में कार्यकाल रहा वो बहुत ही सराहनीय और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा रहा, जिसके लिए मैं मेरे सभी पंचायत राज के जनप्रतिनिधि पंच से लेके चाहे हमारे सरपंच साथी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे कर्मचारी जितने भी पंचायत राज के हैं उन सब का सहयोग रहा, शीर्ष नेतृत्व का भी बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से चाहे पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में काम किया और अब पंचायत समिति प्रधान के रूप में काम किया। इस 5 साल में जितने नवाचार कर सकते थे, जितने ज़्यादा काम पंचायत समिति स्तर पे कर सकते थे, और आज आप देख रहे हो कि लगातार 5 साल अब कार्यकाल का अंतिम दिन, चाहे चुनाव नहीं हो, प्रशासक के रूप में एसडीएम को 11 तारीख से जिम्मेदारी दे दी है, तो भी आज भी अपन बैठ के पंचायत समिति में काम कर रहे हैं। ये सारा पूरा टीम नेटवर्क है और हमारे मेंबर साहिबान और सरपंच साहिबान की सबकी जो एक परिवार के रूप में हमने काम किया उसी का नतीजा है। वरना आप देखते हो कि लास्ट में जब कार्यकाल पूरा होने को आता है तो लोग अपनी मीटिंगों में कोरम तक पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार बात उठती है कि सरपंच मेंबर साहिबान और ये कोरम ही पूरा नहीं हो रहा, जबकि अपने आप देखते हो कि हमेशा पूरी संख्या उपलब्ध रहती है। ये इसी बात का नतीजा है कि हम सब लोगों ने एक पंचायत राज परिवार के रूप में मिलजुल के काम किया, न किसी जाति के आधार पर, न किसी पार्टी के आधार पर। हमने केवल ग्रामीण विकास को मुख्य रूप से अपना उद्देश्य मानते हुए काम किया, जिसकी वजह से ये 5 साल हमारे यादगार और ऐतिहासिक पल बन के तैयार हुए हैं। कल क्या कुछ खास रहेगा? कल क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो सभी साथियों ने बैठ के कल तय किया था, क्योंकि पंचायत समिति में आपको पता है बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हर साल हम बालाजी की स्वामी का प्रसाद करते हैं और सब लोग मिलजुल के यहाँ एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो कल जो इस कार्यकाल का लास्ट दिन है, यही तय किया गया है कि बालाजी महाराज का एक सुंदरकांड का पाठ करेंगे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही हम हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं मातृ शक्ति हैं ये कैसे मजबूत बने, इस पे आपको पता है लगातार राजीविका मिशन में हमने 3 CLF बनवाए, लगभग 1000 के लगभग ग्रुप बनवाए, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं और उसके लिए कल फिर से हमने हर साल की भांति राजीविका मिशन की महिलाओं को लॉटरी के माध्यम से सिलाई मशीनें सभी 44 ग्राम पंचायतों में बांटेंगे। ये सांकेतिक तौर पे हर साल हम मशीनें उपलब्ध कराते हैं ताकि जो सिलाई का काम करने वाली महिलाएं हैं वो काम कर सकें और अन्य महिलाएं उनसे मोटिवेट होकर भी अपना निजी काम धंधा है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो है वो कर सकें। तो इसलिए ये 3 कार्यक्रम मोटे मोटे हमने रखे हैं। कल सरपंचों की तर्ज पे आपने भी प्रशासक के लिए मांग की थी लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो उस बारे में? बिल्कुल, राजस्थान में प्रधान संघ का अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते हमने लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जो भी उचित प्लेटफार्म थे, चाहे अधिकारी लेवल पे हो, चाहे सरकार लेवल पे हो, सब जगह हमने ये मांग रखी, क्योंकि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख ये तीनों एक मजबूत कड़ी हैं। जब तक ये तीनों कड़ी पूरी नहीं होती पंचायत के कामों को आप देख लेना चाहिए, ताले लग जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो हमने ग्रामीण विकास बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने प्रयास किया। हमारी मांग यह नहीं थी कि हमें प्रशासक लगाया जाए, हमारी मांग यह थी या तो समय पे चुनाव कराओ ताकि आने वाले जो सरपंच हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख हैं, वो जनता का काम कर सकें। और समय पे चुनाव नहीं करा रहे हो तो अकेले प्रधान ही नहीं, जिला प्रमुखों को भी आप प्रशासक बनाइए, क्योंकि अगर ये सारे लोग प्रशासक नहीं बनेंगे, एक भी कड़ी इष्ट में टूट जाएगी तो विकास बाधित हो जाएगा, ये चैन बिल्कुल टूट जाएगी। तो ये हमारी मांग थी और लोगों की, अधिकारियों की मंशा भी थी, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि मेरा एक चीज पर्सनल आकलन है, 352 पंचायत समितियां राजस्थान में है। प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे राजस्थान में लगभग गया भी हूं, प्रधानों से भी चर्चा की है, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है। प्रधान का पद ऐसा है कि वो जनता से सीधा जुड़ाव का पद है, न चाहते हुए भी। जो कहते हैं ना हनुमान जी की तरह से आप कलेजा निकाल के दे दो, लेकिन वहां का जो भी विधायक होता है, स्थानीय विधायक, उसके दिमाग में एक खटका रहता है हमेशा, यहीं की नहीं हर जगह की यही बात। चाहे सगा भाई भी अगर MLA है और दूसरा भाई प्रधान है तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिमाग में
शक का कीड़ा और झूठा एक खटका सा रहता है, जिसकी वजह से वो तालमेल बैठ नहीं पाता। और यही कारण था कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई, कितनी सत्यता है वो तो मैं मौजूद नहीं था, कह नहीं सकता, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही आई कि केवल पूरे राजस्थान से विधायक जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि प्रधानों को प्रशासक न लगाया जाए। 5 साल का में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, नवलगढ़ पंचायत समिति में मेरे से पूर्व प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है, खूब काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से नई व्यवस्था बनी है, रोस्टर प्लानिंग बनी है, उसमें किसान वर्ग से प्रधान कोई भी बन के आता है। मेरा ये मानना है कहीं न कहीं सबने पीड़ाएं झेली हैं और विपरीत परिस्थितियों में उन प्रधानों के साथ गलत तरीके से भी किया गया, उनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई, सारे काम किए गए जो मैं भी झेल रहा हूं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से, क्योंकि एक नियमित दिनचर्या के साथ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया पूरी टीम के साथ, तो अभी तक इन आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप से आपको पता है बचते रहे हैं, चलते रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। हालांकि प्रेशर था, दबाव था कि आप इस कुर्सी को छोड़ के चले जाइए, लगातार लोगों को, जनता को जागरूक मत कीजिए, जनता के बीच में जाके काम मत कीजिए, वरना हम आपको भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा देंगे, आपके उल्टे सीधे कोई भी लिटिगेशन लगा के उसमें आपको फंसा देंगे। लेकिन जब तक ऊपर वाला साथ है और नियत साफ है, तब तक मुझे पता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बाकी सब जनता देख रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का एक बड़ा दायित्व मिला था और उसमें शानदार परफॉर्मेंस आपने की थी, अब क्या कुछ है उसमें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष का पद मिला और राजस्थान के जो टॉप जिलाध्यक्ष थे उसमें रिजल्ट्स दिए, जो भी AICC PCC की तरफ से निर्देश मिले, चाहे रैलियों के मिले, चाहे प्रदर्शन के मिले, और चाहे चुनाव रिजल्ट की बात करो, झुंझुनू जिला 1 नंबर पे रहा। आपको पता है विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार नहीं बन रही थी, तो अभी 7 में से 5 विधायक हमारे कांग्रेस के जीते। जो लोकसभा की सीट 10 साल से हमारे से छीनी जा चुकी थी, 2.5-3 लाख वोटों से जीत रही थी, उस सीट को हमने, आपको पता है, पूरी टीम नेटवर्क के साथ काम किया और सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि उनको एक मंच पे बिठाया और हमने उस सीट को 10 साल बाद जीती। और आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला जीत के आज संसद में बैठे, हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं। और जिस नवलगढ़ में जनप्रतिनिधियों के टीम के साथ मैंने प्रधान के रूप में काम किया, आपको पता है पिछले 2 चुनावों का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी लगभग 50 हज़ार वोटों की लीड से यहाँ से चुनाव जीती। लेकिन इस बार मात्र 10,000 का मार्जिन रहा, 40,000 का मार्जिन हम घटाने में सफल रहे हमारी पूरी टीम के साथ। आपके इस कार्यकाल की सबसे विशेष उपलब्धि जो आपके दिल के नज़दीक हो? इस कार्यकाल में हम लोग सबसे जो बड़ी चीज़ है वो लेके आए मिनी सचिवालय। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गहलोत साहब का, जिन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट पे, हालांकि जैसे आज रोडे आ रहे हैं, एक छोटे से उद्घाटन पे बवाल मचा रहे हैं लोग बाग, वो आप सोच सकते हो कि प्रधान के नेतृत्व में मिनी सचिवालय बनने देना चाहते थे। इस मिनी सचिवालय की भी लंबी कहानी है। 20 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन उस समय भी यहाँ के अधिकारियों ने रिपोर्ट ये दे दी थी कि पंचायत समिति नहीं है, ये वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत साहब का, पूरी टीम का, कि उनसे जाके रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, दोबारा से फाइल चली तो 11 करोड़ रुपए मंजूर होके आए और लास्ट दिन आचार संहिता लग रही थी तो हमने इसका उद्घाटन किया और हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़के हर सदन में जाके इस काम को जारी रखा। हालांकि वर्तमान सरकार इसको लेट कर रही है, इसको लटकाने में लगी हुई है, जबकि ये ग्रामीण अंचल की जनता के बैठने की जगह है कि ताकि सारे ऑफिस एक जगह मिल जाएं, इस सोच के साथ हमने ये काम किया है। प्रधान जी, कल सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ था, उसको लेके भी काफी विवाद हुए, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरी नज़र में तो कोई ये मामला ही नहीं था। हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारे जयराम जी कुमावास से आते हैं, खिचड़ साहब, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य भी हैं और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी 2-2, 3-3 जिलों में रहे हैं, वरिष्ठ सैनिक हैं। हमारे रामनिवास ड्यूडी जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो भी डिगाल से आते हैं। उन लोगों ने हमारे पास रिक्वेस्ट की थी कि फौजियों के लिए भी कुछ काम किया जाए, तो उस समय तत्कालीन हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा में ये मुद्दा उठा और हमने उनको, जो एक ज़मीन है उनके बगल की, वो ज़मीन उनको काम में लेने के लिए अनुमोदन किया सदन में और उस पर सरकारी पैसे से हमने एक भवन का निर्माण करके वो दिया। और चूँकि आज से 5-7 दिन पहले ये सारे फौजी इकट्ठे होकर आए थे, BDO साहब भी यहीं थे, मिलके गए थे, अधिकारियों से भी ये लोग मिलके गए थे, यहीं से इन्होंने अपने कोई टेंट वेंट की भी व्यवस्था की थी, सारी चीज़ें की थी
और मेरे को ये बोले कि साहब हम 8 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद मेरे पास कोई सूचना नहीं थी और इन लोगों ने अपने लेवल पे ही, क्योंकि पूर्व सैनिक मेरी नज़र में तो जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं वो प्राथमिक रूप से मेरे सदन के साथी हैं, सदस्य हैं। जब वो अगुवाई कर रहे थे तो मुझे किसी और से बात करने की आवश्यकता भी नहीं थी। कल हम लोग बैठे थे तो वो सारे सदस्य महोदय आए कि साहब वो एक बार चल के आना है, तो हम लोग वहाँ पे गए। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी भवन, क्योंकि वो बोले कि कोई हमारे अंदर कोई कंट्रोवर्सी की वजह से चाबी नहीं आ पाई, तो हमने भवन के अंदर भी नहीं गए, केवल बाहर उन्होंने एक पट्टिका लगाई, वहाँ पे खड़े रह के उन्होंने एक सम्मान किया। वो जगह देने के चक्कर में कि आपने जगह अलॉट की, तो उन्होंने माला साफा पहना के सम्मान किया सभी फौजी साथियों ने, और उसके बाद वापस से आके बैठ के चाय पानी पी के सब अपने अपने घर चले गए। मेरी नज़र में तो जो इतना हल्ला हो रहा है कि कोई इस तरीके की ताले टूट गए, किस तरीके की, तो मुझे ऐसा कुछ देखने में लगा भी नहीं और वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं लगा। कल आपका एक बयान था कि वर्तमान और पूर्व है, मतलब समय अभी आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे क्या हालात हो गए कि पूर्व से? मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया पारिक जी। मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व हो और चाहे वर्तमान हो, मेरी बात सुनो, कि कई बार जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये आ जाती है कि हम तो काम कर नहीं पा रहे, दूसरा भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। और जो भी फ़ोन करते हैं, चाहे वो पूर्व करे और चाहे वर्तमान करे, स्टाफ में जिसको भी फ़ोन करते हैं वो चीज़ें छिपती नहीं है। तो उस आधार पे मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। किस किस के फ़ोन, चाहे मीडिया के बंधुओं के पास आए हों, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारियों के पास आए, वो सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है कि भड़का के इस तरीके से जाके एक ही चीज़ चल रही है कि प्रधान को कैसे भी करके बदनाम करो, प्रधान को कैसे भी नीचे लेके आओ, इस चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ बाबा राम सा पीरकार बालाजी महाराज का जब तक आशीर्वाद है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो कि झूठे आरोप लगा के और आए दिन ये लोग इस तरीके के हथकंडे करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो जवान है और वो चाहे किसान है, ये एकजुट होकर बैठ नहीं जाए। अगर नवलगढ़ का जवान और किसान या जिले का जवान और किसान एक हो गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये किसी न किसी बहाने से जवानों को और किसानों को लड़ाने का केवल काम कर रहे हैं और जनता सब समझ चुकी है और हम चुप हैं। हम किसी का नाम लेके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। और जिस दिन हमने ये, कल मैं इस पद से फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद जिसको जो चाहे करना है, जितने भी आरोप मेरे को कई षड्यंत्रों में और आरोपों में लगाने की मेरे को पता है। मेरा फोन ट्रेस करवाया जा रहा है, मेरे ऊपर क्या नाम है, मेरी प्रॉपर्टी की जांच करवाई जा रही है, मेरे खिलाफ आरटीआई लगाई जा रही हैं। किसी अपने घरेलू या रिश्तेदार महिला से भी 5 बार मेरी फ़ोन पे बात हो जाती है, तो उस महिलाओं को चक्कर में भी उसको फंसा दें, क्योंकि लोगों की पुरानी आदतें ये सब चीज़ें देखने की रोर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सच्चाई कभी भी झुकती नहीं है और जितना परेशान करोगे, सत्य को परेशान करने की कोशिश करोगे और मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे, उतना ही अगले दिन और मजबूती से खड़ा तैयार मिलूंगा। और रही बात किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि ये सब चीज़ें मैं चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूँ, तो चुनाव की मेरे को ज़्यादा मन में नहीं रहती है। मैं केवल जनता की सेवा के लिए बना हुआ हूँ, मैं जनता की सेवा करूँगा। और जो लोग हमारे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, विश्वास दिलाता हूँ बाबा राम सा पीर और की इस धरती पे कि नवलगढ़ के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जगाएंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इस बात का ये ध्यान रखें। नवलगढ़ के विकास में कोई भी व्यक्ति साथ देगा। जिस तरीके से हमने एक पंचायत राज का परिवार बनाया जिसमें हमारे पंच सरपंच सभी साथियों ने मिलकर काम किया, आज पूरा परिवार एक जगह बैठता है। हम ये चाहते हैं, कोई बात नहीं, जनता कभी वोट देके जिताती है, कभी जनता हरा भी देती है। जनता जनार्दन है, जनता हमारी बाप है, जनता का अधिकार है कि वो जो चाहे वो करेगी। लेकिन जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अगर कोई व्यक्ति बार बार अपमान करता है वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी आदतें सुधारो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना व्यवहार सुधारो, जनता दोबारा मौका दे देती है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन अपन कोई ठुकरेस करें या अपन कोई दादागिरी करें या जबरदस्ती ये सोचे कि जनता को झुका देंगे, तो जनता जबरदस्ती नहीं झुकती है, जनता ही दोबारा ठोडी वापिस टेक दे। जिस भवन का लोकार्पण हुआ उस भवन को साधन सभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसमें क्या था? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसी भी पहली पंचायत समिति है राजस्थान की जिसमें नवलगढ़ पंचायत समिति के अंदर भी कोई काम हुआ, उसमें नवलगढ़ पंचायत समिति आज तक एजेंसी नहीं बनी। ये काम भी 181 के तहत टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ और हमारे साथी पंचायत समिति प्रताप जी पूनिया हमारे पास निवेदन लेके आए कि हम भी पंचायत समिति के पार्ट हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ये टेंडर
हमें लेने दिया जाए। तो हमने कहा भाई ये तो एक प्रक्रिया कानूनी रूप से जो भी आया है वो लेगा, तो जो भी कोई साथी कोई आया है तो बात कर लो। तो उन्होंने आपस में कोई मैनेज करके, या जिसको भी जो दूसरा टेंडर वाला था, मेरा ये मानना है कोई सोटवारा का साथी था, उसके टेंडर था, उनको आपस में इन्होंने कोई मैनेज करके ये टेंडर ले लिया और अपने साथियों के द्वारा करवाया। उस समय फौजी भाइयों को मैंने एक बात कही थी कि ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ठेका किसी के पास भी हो, जिम्मेदारी आपकी है, काम खड़ा रह के आपको कराना है। लेकिन उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी व्यक्ति नहीं आके संभाला। तो अब ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि छत का ढलान, हम बार बार इनको बुलाया, कोई भी नहीं आया। तब पिछले 15-20-10 दिन पहले जब ये सारे फौजी आए तो मैं खुद साथ जाके विजिट करके देख के आया, ठेकेदार को बुलाया, उनसे साफ सफाई कराई, कोई टूटी हुई थी, कोई गेट था, वो तुरंत प्रभाव से इमीडिएट ठीक कराया। और जो छत के ड्रेनेज की ये बात कर रहे थे, वो ड्रेनेज पहले से उस छत में नहीं था, छत में नहीं था, नाले लगे हुए ही नहीं थे, लेकिन उसके लिए भी हमने निर्देशित कर दिया और ठेकेदार ने स्वीकार भी किया कि साहब हमारी छत जो हमने नहीं बनाई उसमें कहीं भी पानी रुकता है तो बताओ, 3 ड्रेनेज उतारे हुए हैं, लेकिन जब उस छत को जोड़ा गया उस कोने पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, तो उसके लिए भी मैंने कहा भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है। और वो जो छत जोड़ी वो काम से एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ के दी उनके कहने पे, और फिर भी अगर है तो वो ड्रेनेज की अगले ठेकेदार ने स्वीकार किया कि भाई साहब मैं इसको करवा के दे दूंगा प्रधान जी। ये हमारे मेजर जयराम जी और हमारे रामनिवास डूडी और हमारे और 15-20 फौजी भाइयों के सामने की बात है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष हो सकता है अपने चाटुकारिता के माध्यम से किसी नेताजी को खुश करने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है। आज मैं प्रधान संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ, ये जिम्मेदारी है, कोई ऑथेंटिक लेटर थोड़ी है इन चीजों का। आज इनकी यूनियन की बात करें, यूनियन तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, कभी कोई बना लेता है, कभी कोई बना लेता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पंचायत समिति दोनों सदस्य जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनके कहने पे हमने ये काम किया, वो दोनों साथ थे, पूरे प्रोग्राम में साथ थे, कोई कंट्रोवर्सी हमने देखी नहीं। चलो अपने साथ हैं, वो क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकाल पूरा हो गया आपका। मैं सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से पंचायत राज के, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव होने की मुझे संभावना नहीं लग रही, मेरा यही कहना है कि आज के दिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आदमी आपके पास आता है तो हमारा पहला धर्म बनता है कि उनकी सेवा करें। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल नेता हैं, इनमें ग्रुपिज्म में न पड़ के जो व्यक्ति जहां से जो काम करवा सकता है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कराए। क्योंकि आने वाले समय में, पिछले दिनों आपने कोरोना महामारी देखी थी, बड़े बड़े शहरों से लोग वापस आ गए थे अपने गांव में, तो अपने गांव की व्यवस्था चाक चौबंद हम कर लेंगे। हमारा शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पशु केंद्र हैं, हमारा गाँव की साफ सफाई है। इन सब चीज़ों पर अगर हम मिलजुल के काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम एक सुदृढ़ समाज की एक संरचना कर पाएंगे। और चुनाव के टाइम एक विशेष जो बात कहना चाहता हूं कि इन पार्टीज को और इस नेतागिरी को केवल जो चुनाव डिक्लेयर हो जाए उस समय काम में ले, बाकी आपस में भाईचारा न बिगाड़े, किसी के कहने पे ये सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया बना के एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे कमेंट न डालें और किसी के ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाएं। और आरोप लगाएं किसी पे तो पहले कर पे आपने दामन में झांक के देख लें। प्रधान जी, एक सवाल निकल के आया था कि नवलगढ़ जो पूर्व सैनिक कल्याण समिति है उसका कोई सदस्य उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पे। देखिए, मैंने एक बात कही कि नवलगढ़ की सैनिक समिति का मैंने जवाब दे दिया। वहां कुमास से भी थे, डिगाल से भी थे, डूमरा से थे। समिति का नहीं, मैं कह रहा हूँ समिति का रजिस्ट्रेशन तो मैंने देखा नहीं कौन है। मैं मेरे पंचायत समिति के 2 मेंबर जो पंचायत समिति सदस्य भी हैं और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, मेजर जयराम जी और रामनिवास डूडी भी मौजूद थे। तो बाकी वो आपस की उनकी कोई समितियां आपस में बना रखी है, कोई जिम्मेदारी, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अब भविष्य में क्या है प्रधान जी चर्चाएं? मिनी सचिवालय की, आपकी मिनी सचिवालय का हमने हर स्तर पे आवाज उठाई है आपके सामने, और जिला परिषद की मीटिंगों में भी, दिशा की मीटिंग में एमपी साहब के सामने भी अधिकारियों को लताड़ पड़ती रहती है। लेकिन प्रशासन किस धर्मिता के पीछे, इनका एक ही सपना था जी, सबका मिलजुल के, कि हम पंचायत राज जनप्रतिनिधि जिसमें सभी सरपंच, मेंबर साहिबान सारे लोग थे, एक सपना था कि ये पूरा हो जाए। हमने पंचायत समिति की बेशकीमती जमीन दी थी कि अगर ये बन के तैयार हो जाए तो हम लोग इसमें बैठ के और सही तरीके से ऑफिसों का आवंटन वगैरह करवा दें। लेकिन क्योंकि ये लोग, आज सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हट धर्मिता की वजह से उस काम को पेंडिंग कर रखा है और लटका के छोड़ रखा है। अब आगे क्या है प्रधान जी? आगे इस नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगा। जो भी आगे भविष्य में पार्टी जिम्मेदारी देगी,
या 36 कौम की जनता जो आदेशित करेगी, वो तो करूँगा राजनीति में काम। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और मेरे साथ बैठे मेरी कार्यकारिणी के सदस्य, आज आप लोगों ने समय निकाला है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें ऐसी थी जो मैं मीडिया बंधुओं के साथ में साझा करना चाह रहा था, इसलिए मुझे आपको यहाँ आमंत्रित करना पड़ा। हमारी कुछ जो समिति की कार्यकलाप है उसके विषय में, साथ ही साथ कल जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ उसके विषय में जानकारी साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से आदमियों को ये पता नहीं है कि जो नवलगढ़ पूर्व सैनिक कल्याण समिति है ये क्या काम करती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज उनको भी आपके माध्यम से ये चीज़ें पता चले। 2011 में पूर्व सैनिक कल्याण समिति का गठन हुआ था, कैप्टन दीप सिंह साहब जो है हमारे अध्यक्ष थे। उसके बाद 2015 में हमने सरकार के साथ इसको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया और 2017 में हमने जो तत्कालीन प्रधान थे गजाधर जी ढाका, उनसे विनती करके और समिति को बैठने के लिए एक जगह होकर के हमारा जो चर्चा करने के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए जगह के लिए अनुरोध किया, तो उन्होंने हमें 2 प्लॉट आवंटित किए। समिति का मकसद था पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीरांगना, उनकी कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे विभागीय हो, चाहे पुलिस के साथ में हो, कोई भी समस्या है उनका निराकरण करवाना। क्योंकि बहुत सी वीरांगनाएं ऐसी हैं जो बड़ी उम्र में हैं, उनको बैंक में आना जाना, थाने में जाना, तहसील में जाना बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमारी संस्था ने ये विचार किया है कि इनके सारों के एक साथ में बैठ करके इनकी समस्याएं सुनी जाएं और उसके बाद में उचित प्लेटफॉर्म पर उनको निराकरण करवाया जाए। इसी के क्रम में हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि हमारी हर महीने एक मीटिंग करवा दी जाए जिसमें हर विभाग के अधिकारी हों और जितनी भी समस्याएं हमारी एक महीने के अंदर पूर्व सैनिक या उनके परिवारों से जुड़ी हुई आई है हमारे पास में, वो हम वहाँ पे रख सकें और उनका निराकरण करवा सकें। राजस्थान सरकार ने ये आदेश पारित किया हुआ है कि तहसील स्तर पर नवलगढ़ तहसील में एसडीएम साहब जो है उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और जितने विभाग हैं उनके अधिकारी, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, एक्सीएन साहब, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब, पुलिस के सीआई साहब, जितने भी विभाग हैं, प्रशासनिक हो चाहे पुलिस के हों, उनके अधिकारी जो हैं उसके सदस्य हैं और हम 3 पूर्व सैनिक उस कमेटी के सदस्य हैं। जो भी समस्या किसी भी विभाग से संबंधित है वो हम उनके सामने रखते हैं और उनका निराकरण करवाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे मेन हमारा जो है बेसिक उद्देश्य था। साथ में ही दूसरा उद्देश्य हमारा ये था कि सेना में तो हमने किसी ने 20 साल नौकरी की है, किसी ने 30 की है, किसी ने 33 की है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद में सामाजिक सरोकार के कार्य भी हमें करने चाहिए। प्रशासन के साथ में हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। उनके जो कार्य हैं उनमें यदि हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह का आपातकाल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, चाहे भूकंप हो या कोई भगवान ना करे कोई बाढ़ की स्थिति हो, हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ जाएं और जनता को राहत प्रदान कर सकें। इसी के तहत प्रशासन की मांग पर हमने 12वां में जाकर के श्रमदान किया है। 80 साल के 70 साल के मेरे साथी हैं, उन्होंने भी जाकर के वहाँ श्रमदान करके ये दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और युवा प्रोत्साहित किया है कि जब हम ये काम कर सकते हैं तो आप तो हमसे ज़्यादा बढ़ करके कर सकते हैं।
इसके बाद में प्रशासन के अनुग्रह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमने करवाया है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है। इसी ध्येय को लेकर के हमने जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम करवाए। कोरोना काल में जब बाप बेटे से नहीं मिल रहा था, माँ बेटी से नहीं मिल रहे थे, एक दूसरे को छूने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, उस टाइम में पुलिस प्रशासन ने हमसे आग्रह किया। संस्था के पास में सीआई महावीर सिंह साहब थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास पुलिस प्रशासन इतना नहीं है कि मैं हर गांव में निगरानी रख सकूं, तो मेरे आपसे अनुरोध रहेगा कि संस्था यदि मेरे साथ सहयोग करे तो मैं इस विपदा से पार पा सकता हूं। हमने हर गांव में 4-4 वॉलंटियर पूर्व सैनिक दिए उनको कि पुलिस मित्र के नाम से कि साहब ये वॉलंटियर्स हैं, ये आपको सुबह से शाम तक हर गांव हर गली में खड़े मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। पूरे कोरोना काल में जो है ये मेरे साथी वहाँ पे पुलिस मित्र की ड्यूटी करते रहे और जाते समय उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया इनको और अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र प्रदान करके गए उन लोग। इसके अलावा किसी भी वीरांगना की, किसी के भी साथी की कोई भी दुख सुख की घड़ी होती है, पूरी समिति मेरी जो है वहाँ उनके साथ खड़ी होती है। तो ये जो अनेक कार्य हैं जिनको ये समिति जो है समय समय से करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चाहे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैं ज़्यादा आपको लंबी लिस्ट हो जाएगी, बताना नहीं चाहूँगा। हमारी एक विधवा पुत्री थी जिनको माता पिता दोनों ख़त्म हो गए, उसके बाद में वो खुद अल्पायु में विधवा हो गई थी। उनको पता ही नहीं था कि कोई पेंशन का हकदार भी हूँ मैं। जब पता चला संस्था को तो 10 साल लड़ाई लड़ करके विभाग के साथ में अभी 19.5 लाख रुपए उनको नगद मिला है और 20,000 रुपये जो है हर महीने पेंशन शुरू हुई है। वो बेटी यहाँ हमने बुलाया था, उनको सम्मानित किया यहाँ पे। एक हमारे साथी थे जिन्होंने 3 बच्चे घर में होते हुए भी नौकरी के दौरान दूसरी शादी कर ली, घर में बताया ही नहीं, और जब रिटायरमेंट हुए तो जयपुर में आकर के उन्होंने अपना मकान लिया और उन्हीं के साथ रहने लग गए। जब पता चला 8-10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में वो जो असली हकदार थी पेंशन की, उनको भी पेंशन दिलवाया। बहुत से ऐसे केस हैं जिनके लिए बैंक से चाहे लड़ाई लड़नी हो, चाहे विभाग से लड़ाई लड़नी हो, समय समय पे काम करवाए हैं और करवाते रहेंगे। अब हमारी जो संस्था है, इसके जो जहाँ पे आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, ये जगह निवर्तमान प्रधान गजाधर ढाका ने दी हुई थी, क्योंकि वो एक सैनिक पुत्र थे और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि आपने पिताजी के साथ रह करके सेना का नमक जरूर खाया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सरकार में यदि क्वार्टर में रहा है तो खाना वहीं का खाया तो नमक तो जाता ही है उसमें। तो हमने कहा कि नमक खाया है आपने सेना का तो नमक अदा जरूर करके जाना। उन्होंने बोला 2 प्लॉट अलॉट कर दिए 2017 में, जिसका कि मेरे पास में ये आप बंधुओं को मैं दिखा दूंगा, ये प्रस्ताव है उसका जो उन्होंने दिया। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने इस भवन का निर्माण करने का विचार किया। हमारी पूरी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव लिया गया कि यहाँ पे हमने एक भवन बना करके बैठने के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। तो किस तरह से भवन का निर्माण होगा, तो ये निर्णय हुआ कि इतने सक्षम तो हैं हम, और मैं तो ये फिर ये कहूँगा आपके सामने भी कि पूर्व सैनिक समाज या सैनिक समाज जो है वो इतना सक्षम जरूर है कि आज किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में किसी को पेमेंट 1 महीने नहीं मिले, 2 महीने नहीं मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सैनिक या पूर्व सैनिक को तनख्वाह 30 तारीख को किसी भी हालत में आनी ही आनी है। इसलिए इतने सक्षम तो हैं कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। इसलिए सबने निर्णय लिया कि जितनी जिसकी क्षमता है उतना उसमें योगदान देगा और उसी से भवन बनाएंगे।
आगे चल करके भले ही हम किसी का सहयोग ले लें, लेकिन पहला जो काम है वो हम खुद के खर्चे से, खुद की मेहनत से और खुद के जो अंशदान है उसी से करवाएंगे। तो इसलिए हमने ये जो भवन का निर्माण है, इसको मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं संस्था के, उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गांव-गांव में जा कर के, और हमने जो है उनसे अंशदान इकट्ठा किया और आपके सामने ये भवन है। और हमने उनकी पहचान के लिए, उनके परिवार की पहचान के लिए, आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने इस भवन की एक ईंट रखने के लिए पैसे दिए हैं। उनके आपके सामने ये बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर हर गांव का, हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। ये हमने बना दिया। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में जब दूसरे प्लॉट जो इसके साथ में है, मैं आपको जगह दिखाऊंगा, उस प्लॉट को हमने 4 दीवारी करने के लिए जब निर्णय किया तो पता चला कि उस प्लॉट को तो पंचायत समिति ने हमें बिना सूचना दिए ट्रेजरी को दे दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में मैंने RTI लगाई कि वो किसने दिया और क्यों दिया। RTI का जवाब मुझे मिला कि 2019 में ये प्रस्ताव लेकर के, और ये जो आपका ये प्लॉट दिया हुआ था वो हमने ट्रेजरी को दे दिया। हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में 2021 में निवर्तमान विधायक राजकुमार जी शर्मा जी को अवगत करवाया और उनको बताया कि हमारी कार्यकारिणी जो है आपसे मिलना चाहती है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको सुनना है। वो यहाँ आए प्रधान ऑफिस में, हमारी कार्यकारिणी उनसे मिली, उनको ज्ञापन दिया गया, जिसका कि आपके पास में मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाता हूँ। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं इस समस्या का निराकरण करवाऊँगा और जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कैंटीन की बात चली कि आने वाले समय में यहाँ पे नवलगढ़ में, क्योंकि हमने 2015 से इस कार्य में जुटे हुए थे कि नवलगढ़ में किसी भी तरह से कैंटीन आए, क्योंकि पूर्व सैनिकों को बड़ी तकलीफ होती है। 70 साल के बाद में यहाँ से झुंझुनू जाना, गांव से यहाँ आना, यहाँ से झुंझुनू जाना या सीकर जाना बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए हमने सरकार के साथ में 2015 से पत्राचार शुरू कर दिया था कि नवलगढ़ को कैंटीन चाहिए। कैंटीन की मंजूरी भी हो, जो यहाँ के जयपुर के कमांडर हैं वो साहब आए थे यहाँ पे 2022 में झुंझुनू, और सबके सामने वो घोषणा करके गए थे कि नवलगढ़ में कैंटीन की ज़रूरत है और मैं जाने से पहले कैंटीन दे करके जाऊँगा, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो कैंटीन नहीं हो पाई। और अभी जो है वो कैंटीन का जैसे कहते हैं कि सहयोग था या समय था, निश्चित था, इसलिए वो कैंटीन अभी मंजूर होकर आई है। तो उसके लिए कैंटीन के लिए विभाग की जो है कम से कम 3000 स्क्वायर फुट की रिक्वायरमेंट है कि इससे कम जो जगह है उसमें कैंटीन नहीं खुल सकती। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि एक ये भवन है, इतना ही बड़ा एक भवन और हमें जगह मिल जाए बनाने के लिए तो आराम से यहाँ पे कैंटीन खुल सकती है। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, भीड़ वाला इलाका नहीं है, एकांत में काम होगा, सबसे बढ़िया होगा, ये और बना के देती जाए। तो प्रधान जी ने कहा कि मेरे पास तो 1 इंच भी जगह नहीं है देने के लिए। विधायक जी को फिर विनती की गई तो विधायक जी ने कहा देखो थोड़ी बहुत जितनी मिल सकती है तो दे दो। तब तक इस भवन का उद्घाटन करवाने के लिए हमने जो वर्तमान विधायक जो प्रधान जी हैं और निवर्तमान विधायक थे राजकुमार जी, उनको आमंत्रित किया था। राजकुमार जी ने मंच से घोषणा की थी कि मैं मेरे कोष से 10 लाख रुपए दूंगा, प्रधान जी आपको जमीन देंगे और भवन बनवा करके देंगे आप। बाद में प्रधान जी ने हमें बताया कि आपको जगह सिर्फ 10.5 फीट बाई 38 फीट की मिल सकती है। हमने कहा कि 10.5 बाई 38 की फीट का हमें किस काम की वो ज़मीन। उद्देश्य हमारा ये था कि कैंटीन यहाँ पे आए, वो मकसद ख़त्म हो गया।
किसी भी तरह से हमें ज़मीन और दीजिए, इतनी और ज़मीन दीजिए। उन्होंने कहा कि वो तो हमने कृषि विभाग को आवंटित कर दी, हमारे लिए आपके पास में 1 इंच ज़मीन नहीं थी, अब कृषि विभाग को देने के लिए ज़मीन फालतू हो गई आपके पास में। आपको पता है कि सैनिकों की इतनी ज़रूरत थी, किसी तरह से इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में यदि सैनिक परिवारों के लिए कोई भी इतना जो है अच्छा काम हो रहा है, कैंटीन मंजूर हो रही है, तो इतना तो योगदान आपका भी होना ही चाहिए। यदि आपके मन में सैनिकों के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, थोड़ा सा भी यदि आदर है, तो आपको तो आगे आकर के इस चीज़ की पहल करनी चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके लिए ही आवंटित करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। लास्ट में ये जो जगह बची हुई थी 10.5 बाई 38 की, सिर्फ यही हमें मिली भी नहीं। इसके लिए फंड अलॉट हुआ विधायक कोष से 10 लाख रुपए, कार्यकारी एजेंसी बनाई गई पंचायत समिति। पंचायत समिति ने निर्माण शुरू करने से पहले हमारी कार्यकारिणी को बुलाया और बताया कि आप इसको क्या बनवाना चाहते हैं। तो हमने उनको सुझाव दिया कि साहब कैंटीन का जो पर्पज़ है वो तो ख़त्म हो गया, अब कम से कम एक सैनिक भवन के साथ में एक गेस्ट रूम बना दिया जाए, सैनिक विश्राम गृह के तौर पे। किसी के दूर से गेस्ट आएंगे, रात को होटल का खर्चा देना पड़ेगा, इससे अच्छा यदि गेस्ट रूम बन जाए तो हमारे लिए फिर भी एक अच्छा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप आइए और ठेकेदार से बात करके जो भी आप बनवाना चाहते हैं बना लीजिए। आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि ठेकेदार के साथ में जो बातचीत हुई है लिखित में, उसका नक्शा बना हुआ है। जब मकान बन गया हमने उनसे पूछा ठेकेदार से, बाथरूम टॉयलेट तो इसमें बनाए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आदेश नहीं है। मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि आपने हमें बोला था जैसा चाहिए बनवा लो, ये ठेकेदार बना नहीं रहा है। बोलते मेरे GR में नहीं है ये। तब जो GR में नहीं थे तो हमसे क्यों नक्शा बनवा रहे थे और क्यों हमें बुला रहे थे वहाँ से, जो आपके GR में बनवा लेते और दे देते हमें। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने सहन कर लिया। हमारी समिति को कई बार जो है ना यहाँ पे बुलाया गया, कई बार हम लोग आए यहाँ पे, फिर भी इन लोगों ने जो है सहन कर लिया कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। अब जब इसका काम शुरू हुआ, ठेकेदार ने हमारा वो मीटर लगा संस्था का बाहर, जिससे लाइन आई हुई है, उसी में उसने लाइन डाल दी और जितनी उसने बिजली खर्च करनी थी उसी से शुरू कर दिया। हमें उसकी सूचना ही नहीं थी। एक दिन हम लोग, क्योंकि बीच बीच में कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम लोगों ने रूटीन बनाया हुआ कि हमेशा ही इसको, जब यहाँ आए पता चला कि उसने तार डाला हुआ है, उसको बुलाया, किसने परमिशन दिया आपको? बोले परमिशन किसी ने नहीं दी। तो आपने हमारे मीटर से डाल दिया, इसका खर्चा कौन देगा? उसने हमारे साथ में लिखित में दिया हुआ है, ये लिखित में ठेकेदार ने दिया हुआ है कि बिजली पानी का जो भी खर्चा होगा निर्माण पूरा होने के बाद में मैं आपको अदा करके जाऊंगा। वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, इसमें ताला लगा हुआ था। उस ठेकेदार ने इसका ताला तोड़ के और इसमें से पानी जितना भी उसने काम में लेना था निर्माण कार्य में ले लिया। कोई बात नहीं, हमने उनको बताया था। वो ठेकेदार ने काम होने के बाद इसका फ्लोट वॉल जो लगा हुआ था ब्रास का, वो गायब हो गया और इसका ढक्कन खुला छोड़ के चला गया। जब दूसरे तीसरे दिन पानी आया, दूसरे दिन, और वो ओवरफ्लो होकर के सड़क पे भर गया। पड़ोस के जो साथी हैं हमारे, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि आपकी टंकी का वाल ख़राब हो गया, हमारी सड़क पे पानी भर गया, घर में पानी आ जाता है, उसको दिखवाइए तुरंत प्रभाव से। मैंने जो केयर टेकर है उनको फ़ोन करके भेजा यहाँ पे, पता चला कि ढक्कन खुला पड़ा है और फ्लोट वॉल उसमें है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो टेप लेके आया, उसको बंद किया। जो ठेकेदार था उसको मैंने फ़ोन किया कि ये कौन सा काम करके आए हो तुम लोग? बाय द वे यहाँ पे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हैं। वो क्या है, बच्चे चंचल होते हैं, वो दीवार खांद के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको पतंग उड़ाना होता है, किसी को खेलना होता है। वो खुला ढक्कन पड़ा था, उसमें यदि कोई बच्चा गिर जाता, किसी का हादसा हो जाता, उसका जवाबदार कौन है? बोला हो जाता तो हो जाता, अब छोड़ दिया लेबर ने तो मैं क्या करूँ? ये उनके जवाब थे। फिर भी हमने दोबारा से बंद किया। जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तो मुझे बताया गया कि निर्माण कार्य पूरा हो गया। जब हमें देखने आए, जनवरी महीने में बारिश हुई थी
जनवरी महीने में बारिश हुई थी। ये जो पानी है छत में, हमारी छत का पानी पूरा हमारी छत पे ही भरा हुआ था। हमारे जो यहाँ के रख रखाव वाले जयप्रकाश जी हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि सर ये मकान की छत ऊंची कर दी इन्होंने नयों की, अपनी छत का पानी छत पे ही भर गया है, इससे तो छत खराब हो जाएगी। मैंने तुरंत वो वीडियो जेटीए को भेजा। रवि प्रकाश जी हैं या जेटीए, उनको मैंने भेजा 9 जनवरी को कि आप जाकर के देख करके आइए, छत पे पानी भरा है, उसकी निकासी का प्रबंध करवाइए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ और मैं इलाज उसका ठीक करवाऊँगा। नहीं हुआ। 16 जनवरी को मैंने फिर लिखित में आपके सामने मैं कागज़ पेश करूँगा। अभी ये कागज़ है मेरे पास में, किस किस तारीख को मैंने जो है उनको ये दिया है। 9 जून को, 16 जून को, उसके बाद 30 जून को, कि वो समस्या अभी दूर नहीं हुई। अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, वो पूरा पानी छत पर भरेगा, छत लीक होगी, इसके सरिये फूलेंगे और ये जो हमारा खुद के पैसे से बना भवन है, मेरी गाड़ी कमाई का, उसका नुकसान होगा, उसका भरपाई कौन करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि टुकड़ी जड़वाएंगे उसके ऊपर, दोनों मकान के ऊपर एक साथ टुकड़ी लगाने का प्रपोजल चल रहा है, वो टुकड़ी लगा के समाधान करवा देंगे। मैंने उनको फिर बताया लिखित में कि आपने मुझे बताया था कि टुकड़ी जड़वाएंगे, उसको आज 15 दिन हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया कि कब वो काम शुरू हो रहा है। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आप वीडियो साहब को बताओ, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप ये मैं शुरू में कह देते। दूसरा मैंने उनको बताया था कि ये लिखित में दिया है कि जब भी आप ठेकेदार को पेमेंट करते हो, एमबी भरते हो, उससे पहले समिति को सूचित करें। सूचित करने के बाद में एनओसी जरूर लें हमसे, क्योंकि हमारे कुछ इश्यूज हैं पानी का, बिजली का और पानी की लाइन का। पानी की लाइन भी उन्होंने हटा दी थी यहाँ से, जो हमारी ऊपर ओवरहेड टैंक है उसके। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये रिजोल्व होने के बाद में ही उसको एमबी भर के और पेमेंट करना है। उन्होंने मुझे, आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, हाँ जी बोल करके जवाब दिया है वापस कि मैं आपके आने के बाद में पेमेंट करूँगा। लेकिन पता चला थोड़े दिन के बाद में कि उन्होंने 8 लाख रुपये उसका पेमेंट कर दिया। जब मैंने उनसे ये ऑब्जेक्शन किया कि आपको बताने के बावजूद आपने पेमेंट कर दिया, तब वो बोल रहे हैं कि वीडियो साहब को बताओ। वीडियो साहब को एक दिन हम लोग कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उस टाइम में वीडियो साहब के पास गए। वीडियो साहब यहाँ आए सितंबर में 4 तारीख को। उनको हमने यथास्थिति से अवगत करवाया, छत की समस्या से बताया। ये जो नया भवन बनाया है, इसकी जो फर्श है वो ऊंची कर दी, जिसकी वजह से हमारा गेट बंद हो गया था। अभी परसों वो ठीक करके गया है, जब ये इन्होंने उद्घाटन करना था, उसको काट करके। छत का जो पानी की समस्या थी वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। जो नए भवन की छत से पानी गिर रहा है उसकी समस्या वैसे ही पड़ी हुई है। जो पानी बिजली का खर्चा था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके विषय में कई बार प्रधान जी को, कई बार जेटीए को, कई बार वीडियो साहब को बताने के बावजूद आज तक इनका निराकरण नहीं हुआ। हमारा कहना यह है कि जो विधायक कोष का पैसा लगा है वो किसी के घर का नहीं है। उस पैसे में मेरा भी अंशदान है। ये जो मेरे साथी बैठे हैं, आप मीडिया बंधु बैठे हैं, आपका भी अंश है उसमें, क्योंकि आप भी टैक्स देते हो। वो हमारी गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, वो कहीं से नहीं है। सरकार का कहाँ से पैसा होता है? सरकार के पास पैसा हमारा और आपके टैक्स का पैसा आता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग इस तरह से किया गया है, तो उसकी मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा कि इस तरह के जो दुरुपयोग हुआ है पैसे का, उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो है इस तरह से दुरुपयोग ना हो। जो जिम्मेदार आदमी है वो कहते हैं कि नया मकान बनाया है, जॉइंट में से तो पानी आता ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके घर में मकान बनाए, उनके घर में ऐसे ही पानी आता है? उसमें रहेंगे वो ऐसा? गैर जिम्मेदारा बयान दे करके वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं पीछा छुड़ा सकते। तो इनकी जांच होनी चाहिए। वीडियो साहब ने यहाँ आकर के
ज्ञापन लेकर के गए थे और हमें आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिन में इस काम को करवा दूंगा। आज 3 महीने हो गए हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और मैंने 4-5 बार फ़ोन कर लिया उनको, वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है उनकी जो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कम से कम जवाब दे सकते हैं। नहीं हुआ काम तो नहीं हुआ, या तो वो ये बता दें कि मेरे बस की बात नहीं है, काम होने वाला नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर है किसी चीज़ का, या तो वो ये कह दें कि मैं काम करवा रहा हूँ। फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने। सरकारी अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही है कि प्रजा का फ़ोन, यदि मेरी तकलीफ है, मैं वीडियो साहब से कोई काम है, मैं फ़ोन करूँ तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। इस तरह से हर अधिकारी करने लग जाएंगे तो जनता का काम ही नहीं होगा। किसी को शौक नहीं है साहब, किसी को फालतू में फ़ोन करने का। वो फ़ोन तभी करता है जब उसकी ज़रूरत हो। मैं आज संस्था का एक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ तो मैं मेरी संस्था की तरफ से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे घरेलू काम के लिए फ़ोन नहीं करता उनको। यदि वो फ़ोन मेरा नहीं उठा रहे, इसका मतलब मेरी जो संस्था है नवलगढ़ की पूर्व सैनिक कल्याण समिति, उसका अपमान कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं इनके प्रति जवाबदेह हूँ। पर वीडियो साहब के प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूँ, वो मेरे प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति, क्योंकि वो सरकार से तनख्वाह ले रहा और उस तनख्वाह में मेरे टैक्स का पैसा लगा हुआ है। वो इस तरह से बच नहीं सकते। 3 महीने हो गए, वो कल आपके सामने कह रहे हैं कि 3 महीने से वो कमेटी बिठाई हुई है, उसका जवाब नहीं आया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास में। कब रिपोर्ट आएगी? दिल्ली से रिपोर्ट थोड़ी आनी थी, पंचायत समिति की, उनके खुद के विभाग की रिपोर्ट थी, वो 3 महीने लगते हैं उसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोई बाहर की रिपोर्ट होती तो वो 3 साल में नहीं आएगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि जो मेरा प्रशासन है, मेरा जो विभाग है, वो किस तरह से रेंग रेंग के काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से भी अपील करना चाहूँगा, इस निर्माण में विधायक कोष का पैसा लगा हुआ है, विधायक कोष का पैसा लगा हुआ है, आप कृपया इसमें संज्ञान लीजिए, नहीं तो आप भी इसमें संज्ञान में नहीं लेंगे। आप तो पूर्व सैनिक जो हैं, उनका जो मनोबल टूटेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे बात पहुंचाना चाहता हूं मेरी कि इसमें आप जरूर संज्ञान लें और ये पता करें कि 3 महीने जांच कमेटी बैठाई हुई थी, 3 महीने तक उसकी रिपोर्ट आई क्यों नहीं। और 9 जनवरी 2025 के बाद में 20 बार रिमाइंडर दिया, लिखित में जवाब दिया गया नहीं। 1 साल बीतने को हो गया, आज तक जो काम पेंडिंग है वो क्यों नहीं हुआ? क्या किसी का कोई दबाव था? अब आपाधापी में उस अधूरे कार्य को इनागुरेशन करने की, उद्घाटन करने के उतावलापन में ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि सरकार का कल एक आदेश आया कि 10 तारीख के बाद में प्रशासक SDM साहब होंगे। तो इससे क्या हो गया? ये तो सतत प्रक्रिया है। आज आप हैं इस कुर्सी पे, कल दूसरा होगा। ये जरूरी थोड़ी है कि जिसके समय में जो कार्य मंजूर हुआ है वो पूरा नहीं हुआ तो अगले वाले को नहीं करने देना है। आधे अधूरे कार्य को हमने ही पूरा करके जाना है, उद्घाटन करना है। इतनी क्या, पहले छपास की बीमारी होती, अब वो क्या बोलते हैं, बोर्ड लिखास की वो बीमारी शुरू हो गई है कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। पहले बीमारी थी छपास की कि मेरा अखबार में नाम आ जाए, बस बहुत बड़ा हो जाऊंगा मैं। आजकल ये बोर्ड छपास की बीमारी हो गई कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। हमने बार बार आग्रह किया उनको कि अधूरे कार्य पूरा करवाने के बाद में इस कार्य को करें तो शोभा देगा। समिति जो है पूरी जोश और खरोश के साथ में आपका सम्मान करेगी, लेकिन ये अधूरे कार्य जो है वो पूरे करवाने के बाद ही इस कार्य को करें तो अच्छा है। बोलते हैं 2 दिन के बाद में हमारे कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो काम अधूरे पड़े हैं इनको पूरा कराने की जवाबदारी कोई तो तय करे अपनी। बोलते हैं वो बाद में जो आने वाला करेगा। आने वाला क्यों करेगा? भ्रष्टाचार करो तुम, कमीशन खोरी करो तुम, आने वाला काम करेगा। एक जो कहावत है ना अपने देसी में कि बान बनवारा खाद
वो तीर फेरा ले दादी, तुम तो वो काम कर रहे हो। कह रहे कि अभी पूरा नहीं हुआ, तो बाद में आपने मांगे उतने पैसे दिए हैं, इसके बावजूद काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन उनके हठधर्मिता देखिए, जबरदस्ती बाहर आपके गेट के सामने आप देख लीजिए, उसका हालत देख लीजिए, अभी भी वो गेट ऐसा का सही पड़ा हुआ है। कल उन्होंने उतार करके उस गेट को फेंक दिया। तुम्हें यदि इतनी ही महत्वाकांक्षा थी, इतने ही अधीर हो रहे थे आप इस काम को करने के लिए, तो मुझे कह देते हैं कि साकड़िया जी आप चाबी भेज दीजिए, हमें उसको करना ही है किसी हालत में। मेरा केयरटेकर यहीं था, खड़ा था, चाबी दिलवा देते, ठीक है। तो इस तरह से नमूना पेश करने की जरूरत कहां पड़ गई थी कि तुम्हें गेट उखाड़ करके अंदर इंटर करना पड़ा। पूरे नवलगढ़ तहसील में हजारों पूर्व सैनिक हैं, उनका अकाल पड़ गया था जो वो यहां नहीं आए। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मंडावा से और झुंझुनू से और मलसीसर तक के पूर्व सैनिकों को अपील करके बुलाना पड़ा। उनका क्या काम है यहाँ पे, वो क्या जाने कि नवलगढ़ में क्या हो रहा है, वहां क्या है सीन है करके। वो यहाँ के गुंडे ही कर रहे हैं, मेरे साथी का हाथ पकड़ रहे कि तुम कैसे पूछ रहे हो कि गेट क्यों उतार दिया। ये कोई तरीका है? ये आयोजन जो वहां पे अतिथि है, जो आयोजन करता है, उसको कम से कम इतनी तो हया और लाज होनी ही चाहिए कम से कम, कि आज पूर्व सैनिक इतनी लंबी अवधि के बाद एक सम्मान पाने का हकदार होता है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, यहाँ पे बच्चे भी रहती है, बेटी भी रहती है, बहुएं भी रहती है, माताएं भी रहती है, इनके सामने तुम इस तरह से नमूना पेश करोगे? बहुत निंदनीय कृत्य किया इन्होंने। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कल से मेरे जो साथी है, मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये बहुत उग्र हो रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि नहीं, इस तरह से उन्होंने यदि व्यवहार किया है तो हम उनकी तरह नहीं होना चाहते। ये पूर्व सैनिक का धर्म नहीं है कि इस तरह से जो है लड़ाई झगड़ा और ये दुर्व्यवहार के किसी ने किया है, तो ये बहुत निंदनीय काम है और ये भविष्य में दोबारा ना हो। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि सैनिक समाज की छवि जो है एक समाज में जो बनी हुई है, उसको धूमिल ना करें। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे साथी बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, और जो मेरे जितने भी सदस्य हैं, हमने ये निर्णय किया हुआ है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरा अपना मत है खुद का, वो मैं किसी भी पार्टी के साथ में साझा करूं, किसी को भी कास्ट करूं, लेकिन पूर्व सैनिक कल्याण समिति के इस भवन में जब एंटर हो गया, उसके बाद में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी की बात होगी, ना किसी की बुराई होगी, ना कोई अच्छाई की बात होगी। यहाँ सिर्फ होगी फौज के जुड़े हुए मुद्दों की, उनके वेलफेयर के मुद्दों की समस्याएं सुनी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि वो सॉल्व हो। तो इसके लिए यदि आप किसी पार्टी विशेष की वजह से या किसी कारण से या आपके 2 दिन के टेर्नओवर के डर से यदि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। मैं अपील करना चाहूँगा पूर्व सैनिकों के इस तरह के कार्यों में ना होनी चाहिए। ये हमारा धर्म नहीं है। राजनीतिक पार्टी में आपने यदि काम करना है, उसका एक तरीका है, आप करिए, शौक से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दूसरे के साथ में दुर्व्यवहार कर करके अपने को दिखाने वाला काम मत कीजिए, इससे छवि धूमिल होती है हमारी। अब मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो सैनिक समिति के साथ में जो भी बताना चाहूँगा मैं। 5 वर्ष पहले हमें प्रधान जी ने बताया था कि आपको एक मैं शहीद स्मारक बना के दूंगा। जब ये नए बने थे प्रधान जी, हमने इनको कहा कि सब जगह पे शहीद स्मारक बने हुए हैं, यदि तहसील में हो तो विजय दिवस, कारगिल दिवस जो भी हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी को एक शहीद की वेदी हो शहीदों की, तो हम उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, इसलिए एक शहीद स्मारक।
मीटिंग थी हमारी, पूरे सदस्यों को प्रधान जी लेकर के गए, जहाँ पे मिनी सचिवालय बन रहा उसके साथ में ग्राउंड था उस टाइम में। उन्होंने कहा कि ये जगह है, यहाँ पे आपको मैं शहीद स्मारक बना के दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। क्या सहयोग करना पड़ेगा? बोले जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर जा करके उनके आंगन की मिट्टी ला के कलश में वो नींव में लगाएंगे। वो शहीद स्मारक आज बन के तैयार हो गया आपके सामने। 5 वर्ष के बाद हमने 20वीं बार याद दिलाया उनको कि आपने प्रोमिस किया था पूर्व सैनिकों से कि मैं प्रियोरिटी में मेरा ये है काम है कि शहीद स्मारक बना के दूंगा। समय व्यतीत होते जा रहा है, आज तक वो कलश जो मिट्टी है ना वो उनके आंगन में ही पड़ी है, शहीद के घर के, वहाँ से यहाँ तक नहीं आई। शहीद स्मारक तो बनना दूर। तो ये तो सरेआम जो है आप पूर्व सैनिकों के साथ छल और कपट कर रहे हो। आपको कहने की क्या जरूरत थी यदि आपके कैपेसिटी में नहीं है तो? अरे कैपेसिटी में है तो ये छल कपट क्यों नहीं बना के दिया? इस तरह से फौजियों के साथ में धोखा करना बंद कर दें। मेरी अपील है इन लोगों से कि या तो किसी से वादा ना करें, किसी को भरोसा ना दें, और यदि भरोसा देते हैं तो उस काम को जरूर अंजाम तक पहुंचाएं। अभी तक इस भवन के कोई कागजात नहीं प्रदान किए गए। बिना कागजात प्रदान किए समिति किस तरह से उद्घाटन करवा सकती है किसी का? यदि आपके पास किसी मकान का मालिकाना हक नहीं, आप किसी को कैसे बताएंगे कि ये मेरा है मकान? हमने इसके लिए 2-3 बार याद करवाया। अभी 1 हफ्ते के बाद में मुझे जवाब मिलता है कि वो जो कागज है, प्रस्ताव की कॉपी जो है जिला सैनिक में भेज दी गई है। क्यों जिला सैनिक में क्यों भेज दी? जब आप हमें हैंडओवर करने वाले हो इस काम को, तो जिला सैनिक में भेजने की क्या जरूरत थी? और यदि जरूरत थी तो एक कॉपी हमें दे देते। जब जिला सैनिक में भेजी तो हमें भी दे देते कि ये लीजिए, एक हम वहाँ भेज रहे हैं आपको, एक ये लीजिए इसको। जब इसकी उतावलापन हुआ, मैंने उनसे जवाब मांगा कि वो कागज कहाँ है, बिना कागज के हम कैसे करवाएंगे? जिला सैनिक में भेज दिया। जिला सैनिक में फ़ोन करके पता किया, जब वो बोल रहे हैं कि आज तक हमें तो ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। ये दूसरा जो है ना कुठारा का हाथ है हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में। इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि हमने वहाँ भेज दिया, हमने यहाँ भेज दिया। ये बड़े शर्म की बात है। एक जिम्मेदार ओहदे के ऊपर बैठे हुए आदमी इस तरह से यदि फौजियों के साथ में व्यवहार करेंगे, हमारा विश्वास उठ जाएगा उन लोगों के ऊपर। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से व्यवहार ना करें। इतना भोला भी नहीं है फौजी। समय आएगा उस दिन जब आप दोबारा खड़े होने की कोशिश करोगे ना सैनिकों के साथ में, उस दिन वो जवाब मांगेगा आपसे। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने मेरा समय निकाल लिया और बस काम खत्म हो गया। आप दोबारा किस मुंह से जाओगे उनके सामने? वो आपसे जवाब मांगेगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। ऐसे काम करते क्यों हो आप? इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि पहला तो एक इस जो भवन निर्माण किया गया है उसकी जितनी भी कमी है उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया जाए। एमएलए साहब से निवेदन है कि इसकी जांच बिठवा गई जाए। एक 10 बाई 38 का जो है मकान खड़ा किया, उसमें 8 लाख रुपए लग गए। सिर्फ 2 लाइट लगी है, 1 पंखा लगाया, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर 8 लाख रुपए खर्च हो गए। और उसके अंदर जो है काम भी ठीक से नहीं हुआ, छत से पानी गिर रहा है। सरकार का पैसा है, आपके कोष से पैसा लगा हुआ है, कृपया इसका संज्ञान लें और जो भी कमियां हैं उस कमियों को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। और जिस तरीके से ये व्यवहार कल दिखाया गया है, निंदनीय व्यवहार, उसकी पुनरावृत्ति न हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ ही कल जो मेरा साथी जो यहाँ के रख रखाव के जिम्मेदार हैं हवलदार जयप्रकाश जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और कल मैं देख रहा था कि आपके चैनलों के ऊपर बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं,
ये आपको अभी अवगत करवाएंगे उस वाक़े के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हवलदार जयप्रकाश नाम है और यहाँ का रख रखाव और यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है मेरे को। तो कल मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पर मतलब कुछ व्यक्ति आए हुए हैं। मेरे को कोई सूचना सी थी कि कोई प्रोग्राम है क्या है कुछ भी है, तो कोई सूचना नहीं थी। उसमें मैं यहाँ आया तो वहाँ पर गेट उतारा हुआ था। वहाँ पर ये गेट उतारा तो मैंने वहाँ से पूछा उनको वो गेट किसने उतारा है, तो इन्होंने मेरे साथ में हाथ पकड़ने लगे। हाथ छुटा रहा हूँ मैं, मेरे साथ पूछ रहा हूँ गेट कि वो किसने उतारा है, तो वो जवाब नहीं दे रहे। कौन आप? मैं उनको यहाँ रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी मेरे अंडर में है। इसलिए उन्होंने मेरे को बार बार हाथ पकड़ रहा, मैं छुटा रहा था। फिर मैं कुछ देर बाद में यहाँ से निकल गया। मेरे ऊपर ज़्यादा घेराबारी करने लगे लोग। इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तरफ से कुछ लिखित में इस भवन को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, कहाँ तक उनकी प्रोसेस पहुंची है, कुछ जांच वगैरह आई है? 4 सितंबर को हमने वीडियो साहब को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 10-15 दिन में इस जो कमियां हैं इनको दूर करवाऊंगा। लेकिन 3 महीने से भी ज़्यादा समय बीतने के बावजूद ना तो वो कमियां पूरी हुई और ना उन्होंने हमें कोई जवाब दिया है। हम आपके माध्यम से उन तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि अगले 10 दिन हमारी कार्यकारिणी ने ये निर्णय किया है कि अगले 10 दिन में या तो जो भी पॉइंट्स लिख करके दिए गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा, अन्यथा पूर्व सैनिक कल्याण समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें अगली रणनीति का जो है निर्णय लिया जाएगा। उसमें धरना प्रदर्शन करना हो चाहे जो भी करना हो। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी जांच आपकी है उसकी रिपोर्ट आप ले लें, हमारे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको निराकरण कर दें, अन्यथा 10 दिन के बाद में हम मीटिंग बुलवाएंगे समिति की और अगली रणनीति का जो है ऊपर काम करेंगे।